नमस्ते, वेलकम, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का ग्रेड अप चैनल पर एक बार फिर से। और हम लोग आज जो चर्चा करेंगे, आज हमारे आपके बीच जो विषय है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा। रंजीत बेटा गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सब लोग और फटाफट मुझे बता दीजिए कि क्या आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है। एम आई ऑडिबल? फटाफट जुड़ जाइए और बताइए तुरंत। शिप्रा बेटा गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बताओ बच्चों, आवाज पहुंच रही है तो हम लोग अपने रंजीत। ओके बेटा, ठीक ठीक, रंजीत ने बताया भाई सब कुछ क्लियर है, यानी कि आवाज आपके पास तक पहुंच रही है। ज्योति बेटा गुड इवनिंग। किरण गुड इवनिंग। चलो भाई, तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को, अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलो भाई, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं ना बेटा। चलो शुरू करते हैं। चलो सबको एक बार फिर से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। माधवी, विश्वजीत, सुदीप। चलो भाई, हरिओम बेटा गुड इवनिंग। चलो सबको एक बार फिर से गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम। और हम लोग अब अपने क्लास को संविधान सभा यानी वो सभा, वो मीटिंग जिसने भारत के संविधान को जन्म दिया, आगे बढ़ाया, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है। देखो संविधान सभा की, रंजीत बेटा, ये सभी कोई भी एग्जाम दोगे वहां पर इससे जुड़े हुए आपके सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं, है ना। हाँ, तो कोई भी एग्जाम का इसमें कोई बैरियर मत लगाओ। हम लोग आपके लिए ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं जो कि आप लगभग लगभग हर एग्जाम को आपको कवर कर लेता है। ठीक है। अंजलि बेटा गुड इवनिंग। आरशी गुड इवनिंग। ठीक, चलो भाई, तो देखो संविधान सभा की सबसे पहली जो मांग की गई, वो मांग की गई एक कम्युनिस्ट लीडर थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय। इन्हें मानवेंद्र नाथ रॉय के नाम पर जाना जाता है। तो उन्होंने सबसे पहली बार 1934 में इसकी बात की। सरबानी बेटा गुड इवनिंग। ठीक है, चलो, तो उनके द्वारा सबसे पहले इसकी मांग की गई। और आप इसी समय देखोगे कि फिर इसे एक बड़ा रूप, एक बड़ा रंग, एक बड़ा आकार दिया जाने लगा, एक बहुत बड़ी मांग। आप देखिए, तो 1930 के बाद अगर हम लोग बात करें, अच्छा 1930 में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। कौन सा, जल्दी से बताइए तो। 1930 में गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था, कौन सा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए फटाफट, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, रंजीत ने आंसर दिया, सबरानी ने आंसर, सरबानी ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। शिप्रा ने आंसर दिया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन सब लोग कोशिश करें, है ना, ताकि हम लोग अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपने इस जो क्वेश्चन का प्रोसेस होता है उसे ध्यान में रखें। ठीक है। शिखा ने भी आंसर दिया भाई। तो उसे हम लोग कहते हैं सिविल डिसओबीनियंट मूवमेंट, है ना, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। ठीक है बेटा। शिल्पी गुड इवनिंग। तो इस दौरान अगर आप देखोगे तो 1930 के बाद से भारत की राजनीति में एक बड़ा जबरदस्त बदलाव आता जा रहा है।
और इसकी बुनियाद अगर देखें, संविधान सभा और इस सारी बातों को लेकर अगर इसकी बुनियाद को देखा जाए तो देखिए, इसकी बुनियाद कहीं ना कहीं जब 1927-28 एक ऐसा आयोग आया जिसे हम सब लोग व्हाइट मैन कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन, किस आयोग को कहा जाता है? व्हाइट मैन कमीशन। जल्दी से बताओ बेटा। कन्हैया बेटा गुड इवनिंग। जल्दी से बताओ बच्चों, व्हाइट मैन कमीशन किस आयोग को कहा जाता है? बहुत आसान सवाल पूछा है मैंने, बहुत आसान सवाल, और आप सब लोगों को इसका आंसर पता है, इसलिए मैं आपसे पूछ भी रहा हूं। बहुत बढ़िया रंजीत, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करो बच्चों, जल्दी जल्दी। हाँ हरिओम, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो जो हम लोगों का साइमन कमीशन है उसे हम लोग व्हाइट मैन कमीशन, यानी कि एक तरीके से, चूंकि इसमें सभी के सभी सातों सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। बहुत बढ़िया बेटा, आरसी, ज्योति, सरबानी, शिप्रा, शिल्पी, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, सबने अच्छा आंसर किया। ठीक है, चलो भाई, तो चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और कहीं ना कहीं यहीं से आप देखोगे एक शुरुआत होती चली जा रही है संविधान, भारत के संविधान को लेकर ये सारी चीजें। इस बीच आप देखोगे साइमन कमीशन 1928 में जब लौटा तो 1928 के ही दौर में आप पाओगे कि एक कमेटी बनी जिसे हम लोग नेहरू समिति के नाम पर जानते हैं। नेहरू समिति जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे मोतीलाल नेहरू साहब। तो अब एक तरीके से कांग्रेस के अंदर भी एक मांग उठ रही है ना प्रियंका बेटा गुड इवनिंग, एक मांग उठ रही है, और 1935 तक आते आते तो अब कांग्रेस के द्वारा भी आधिकारिक रूप से ऑफिशियली संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग कर दी, यानी कि कांग्रेस ने भी अब पूरी तरह से इस बात को कह दिया है। और इतना ही नहीं, देखो ये परिवर्तन आपको सिर्फ भारत में नहीं दिखेंगे, भारत के बाहर भी राजनीतिक तौर पे बड़े परिवर्तन होते दिखाई पड़ रहे हैं। देखो भारत के बाहर जाकर अगर देखोगे तो आपको वहां पर दिखना शुरू हो जाएगा कि जो अमेरिका जैसा देश है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, जो कहीं ना कहीं भारत के समर्थक देशों में से एक बनते चले जा रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू होगा तो उसमें तो खुलकर समर्थन मिल जाएगा। दूसरी बात, यूरोप के अंदर कोलोनिज्म को लेकर, उपनिवेशवाद को लेकर एक बहुत बड़ी लड़ाई होती चली जा रही है। इस बीच भारतीय व्यक्ति, भारतीय जनमानस जो 1905 के बाद से लगातार अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बड़े ग्रुप में, एक बड़े आंदोलन के रूप में सविनय, जो स्वदेशी आंदोलन के बाद जो दौर बदला, फिर गांधी जी का भारत में प्रवेश, उनका सबको, पूरे भारत को एक साथ लेकर चलना, इकट्ठा लेकर चलना, वो बात दूसरी है कि देखो कुछ मतभेद हो सकते हैं गांधी जी के नेतृत्व को लेकर, उनके कुछ निर्णयों को लेकर, लेकिन उन मतभेदों से बाहर अगर चला जाए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा काम किया गया, एक बहुत बड़ा नेतृत्व दिया गया। खास बात तब है जब आप देखोगे कि 1917-18 और 1920 के आसपास तक भारत की राजनीति में बड़े नेताओं का एकदम से आप देखोगे ना, वो ओल्ड एज हो गए, उनमें से कई लोगों की डेथ हो गई, तो जो एक खाली जगह बन रही है, एक जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं खत्म करना है। और गांधी जी इस मामले में अपने आप को स्थापित कर ले गए और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई विरासत, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ऐसे अपने दिए गए पूर्वजों और अपने सीनियर के द्वारा दिए गए भारत की राजनीति के एका को, यानी एकता को, हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख, जितने भी संप्रदाय हैं, सबको एक साथ लेकर चलना और सबकी बातों को और सबकी मांगों को रखना, तो इसका प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें मिलते मिलते जब मिलनी शुरू हो गई तो एक बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो गया। इसी में आप देखोगे, हमें जल्दी से बताइएगा, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहां पर हुआ? जल्दी से बताइएगा, कांग्रेस का 1929 अधिवेशन कहां पर हुआ?
1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ, जल्दी से बताइए। और बच्चों लाइक और शेयर जरूर करते रहना। ये कंडीशन नहीं है, अगर क्लास पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर जरूर करते रहें, जिससे भाई हमको भी एक हौसला मिलता रहेगा, है ना। जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, हरिओम ने आंसर दिया। अरविंद बेटा गुड इवनिंग। कन्हैया ने भी आंसर दिया भाई, बहुत बढ़िया। आरशी वेरी गुड। ज्योति बहुत बढ़िया बेटा। रंजीत बहुत बढ़िया, वेल डन। तो देखो 1929 का अधिवेशन जो हो रहा है वो हो रहा है लाहौर में, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं, सब लोग जानते हैं, अधिवेशन के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू साहब। ये पहला कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन है जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अध्यक्षता में लाया जा रहा है। इस अधिवेशन में आप खास बात देखोगे कि जो नौजवान पीढ़ी है, जो आने वाले समय के कांग्रेस को लीडरशिप को एक बड़ा रूप देने जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं इस पर हावी होती चली जाएगी। और इस अधिवेशन में खास बात आप और देखोगे कि सुभाष चंद्र बोस जैसे आने वाले समय के बड़े नेता, तो अभी भी बड़े नेता है लेकिन वो आगे चलकर कहीं ना कहीं और बड़े नेता बन जाएंगे, तो उनका भी प्रभाव इस जगह पर दिखाई पड़ रहा है। तो इन सभी नौजवान नेताओं ने, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और कई ढेर सारे जो नौजवान नेता हैं, उन्होंने एक बात रख दी और वो मुद्दा रख दिया, वो प्रस्ताव रख दिया फुल इंडिपेंडेंस का, पूर्ण स्वराज। एक टर्निंग पॉइंट था भारत की राजनीति में, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग को रख दिया। अब पूर्ण स्वराज अगर चाहिए, पूरी आजादी चाहिए, तो भैया संविधान भी चाहिए, सीधी सी बात है। साथ ही साथ आप देखोगे कि 1930 वाले साल में, ऊपर लिख देता हूं, 1930 वाले साल में जो 26 जनवरी का दिन था, इसने भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट कर लिया गया लाहौर में। अब जब सब कुछ इतना हो रहा है तो संविधान सभा के संविधान की आवश्यकता तो होगी, तो इसकी मांग बढ़ती चली गई। शुरुआत दौर में 1940 तक अगर आप देखोगे तो 1940 में एक प्रस्ताव आता है जिसे अगस्त ऑफर कहा जाएगा। 1942 में एक और ऑफर दिया जाता है जिसे क्रिप्स मिशन कहा जा रहा है। तो इन सारी चीजों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा लाया गया, जिसमें संविधान सभा को स्वीकार किया गया, लेकिन उसमें कुछ ऐसी कंडीशन पेच फंसा दी गई जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग का तो खैर बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कांग्रेस ने जरूर अपने आप को अलग कर लिया। क्रिप्स मिशन ने भी लगभग वही बातों दोहरा दी जो आपके अगस्त ऑफर में आई हुई थी, इसलिए दोनों बातों को, दोनों प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। और वैसे भी इस वक्त जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जिन्हें विंस्टन चर्चिल के नाम पर जाना जाता है, तो एक बड़े थोड़ा नहीं घमंडी किस्म के आदमी थे, ऐसा किताबों में बताया गया है। और वो किसी भी हालत में भारतीयों के आगे और उनकी मांगों के आगे तो बिल्कुल झुकना पसंद कर ही नहीं रहे थे। सना बेटा गुड इवनिंग। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बड़ी होती चली गई और अब इसकी बात को स्वीकार कर लिया गया। आगे चलकर जब 1945 के बाद सरकार बदली तो एक आयोग आया 1946 में 24 मार्च के दिन, है ना। 24 मार्च 1946 में कौन सा आयोग भारत आया था, जल्दी से आंसर करिए, तो जल्दी से आंसर करिए। 1946 में जब प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने तो जो भारत में आयोग आया वो आयोग कौन सा था, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताओ बच्चों। जल्दी से बताओ, हम इंतजार कर रहे हैं आपके सवाल आंसर का। और बहुत आसान सवाल पूछा मैंने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा 1946 की बात हो रही है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं 1946 को लेकर, ठीक है। तो आंसर क्रिप्स मिशन तो नहीं, बहुत बढ़िया, आरशी ने पहला आंसर दिया भाई, सही है ना। बाकी लोगों ने भी अच्छी कोशिश की और मैं इस कोशिश को पहले तो भाई सलाम करूंगा कि सबने कोशिश की, मुझे अच्छा यही लगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हमको कुछ कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को। 1942 में क्रिप्स मिशन आया और 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसे मंत्रिमंडल आयोग भी कहा जाता है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना इससे, ठीक है। हो जाता है, ये चीजें कंफ्यूजन हो जाती हैं यार, किसी से भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
चलो, तो कैबिनेट मिशन आया। इसी कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, और संविधान सभा का जब गठन किया गया तो उसके जो संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो बनाए गए, वो बनाए गए हमारे बी एन राव साहब, है ना। कोई दिक्कत नहीं बेटा राजवीर, बहुत ज्यादा देर नहीं हुआ है, चलो ठीक है। तो संवैधानिक सभा के जो सलाहकार बनाए गए वो हमारे बी एन राव साहब बनाए गए। संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी। इनमें से 292 जो थे वो आपके निर्वाचित सदस्य थे। कोई बात नहीं बेटा, कंफ्यूजन हो जाता है, हरिओम मैं जानता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कंफ्यूजन, ठीक है। हाँ, उसी कंफ्यूजन को तो दूर करने के लिए मैं आप लोगों से बार बार सवाल पूछता हूं, ताकि जो कंफ्यूजन है उसे दूर कर दिया जाए, है कि नहीं। ठीक है बेटा, शिप्रा, ज्योति, माधवी, राजवीर, हरिओम, ठीक है, शिखा, कन्हैया, ठीक बेटा। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग सवाल जवाब करते हैं, और कोई कारण नहीं। 93 जो सदस्य होंगे, हाँ अंकिता बेटा गुड इवनिंग, चलो, तो 93 जो होंगे वो देसी रियासतों से आएंगे, और 4 जो है वो आपके कमिश्नरेट एरिया से आएंगे। और कमिश्नरेट एरिया जो होगा उसका नाम है दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये कुल मिलाकर 389 सदस्य हो जाएंगे। आगे चलकर इन्हीं 389 में से जब पाकिस्तान की संविधान सभा बनेगी तो 90 सदस्य वहां चले जाएंगे, यानी कि इस संविधान सभा से इस्तीफा दे देंगे। तो इसमें संख्या हो जाएगी 299, ठीक है, लेकिन वो आगे की बात है। चलो भाई, संविधान सभा की जो पहली बैठक की गई वो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और इस संविधान सभा के पहले जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए, जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, प्रोटेम स्पीकर का, ठीक है ना। बेटा ये तो ऑलरेडी पीडीएफ की जरूरत ही क्या है अंकिता, ये तो सब चीजें ऑलरेडी किताबों में तुम लोग के पास नोट्स में लिखा पड़ा है। बस मैं तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ा डिफाइन कर देता हूं, ताकि आप लोग के दिमाग में जो कंफ्यूजन बनते हैं वो दूर हो जाए, बस, है कि नहीं। ठीक है, तो ऑलरेडी आपके पास तो अवेलेबल है, किताबों में भरा पड़ा है बेटा। ठीक, चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और देखो आज भी भारतीय संविधान में, भारतीय संसदीय परंपरा अगर देखोगे तो आज भी जब पहली लोकसभा का गठन किया जाता है तो आज भी अस्थायी अध्यक्ष का प्रावधान रखा गया है, जिसे हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया जाता है कि नहीं। अच्छा ये बता दो बेटा, जल्दी से बताओ, जो अस्थायी अध्यक्ष है ना, ये वरिष्ठता का जो कॉन्सेप्ट आया, सीनियर बेसिस की बात जो करते हैं, सीनियरिटी की जो बात करते हैं, ये किस देश के संविधान से लिया गया। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, कि वरिष्ठता का जो आधार है संविधान सभा में जो लिया गया, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। हाँ हरिओम, बिल्कुल सही बताया बेटा तुमने, सही बताया है, बिल्कुल सही बताया है। चलो जल्दी से पहले ये बताओ कि जो ये, अच्छा सना ने भाई शुरुआत की ब्रिटेन से, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी कोशिश करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। राजवीर बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, वेल डन। चलो बहुत बढ़िया शिप्रा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मनसुख बेटा बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। प्रियंका, चलो मैं बता देता हूं, देखो वरिष्ठता के आधार पर प्रोटेम स्पीकर का जो कॉन्सेप्ट आया, ये बेटा फ्रांस के संविधान से आया है, ध्यान रखना, ये यूनाइटेड किंगडम से नहीं, ये फ्रांस के संविधान से आया है, ठीक है बच्चों। अंजलि, प्रियंका, ज्योति, मनसुख, राजवीर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हम लोगों ने फ्रांस के संविधान से लिया हुआ है, ठीक है ना बच्चे।
ठीक, माधवी, अंजलि, प्रियंका, ओके, मनसुख, ठीक है। चलो, तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये परंपरा देखो आज भी है, ये परंपरा आज भी है, ऐसा किया जाता है, ठीक। और काम होता है, अस्थायी अध्यक्ष का काम होता है, और वो ये कि आपकी जो नई लोकसभा चुनकर आई है उसके सदस्यों को चुनना, जो था नहीं, शपथ, ओथ दिलाना, और फिर इसके बाद राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अध्यक्ष के चुनाव का, हाँ, अध्यक्ष के चुनाव का घोषणा कर दिया जाएगा तिथि का, उस तिथि को एक चुनाव हो जाएगा, अध्यक्ष के चुनते ही तुरंत जो है आपके अस्थायी अध्यक्ष जो है उनका पद अपने आप समाप्त हो जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इनका काम है नए सदस्यों को शपथ दिलाना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने भी यही किया, इन्होंने भी शपथ दिलाया, और फिर जब दूसरी बैठक की गई 11 दिसंबर वाले दिन, तो उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया, है ना। तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए, और यही कारण रहा कि आगे चलकर आपके राष्ट्रपति भी बने, ठीक है ना। वो आगे चलकर संविधान सभा के चूंकि अध्यक्ष थे, इसीलिए उनको राष्ट्रपति भी चुना गया या नियुक्त किया गया, ठीक है ना। चलो भाई, नियुक्त नहीं, चुना किया। तीसरी बैठक जो होती है वो होती है 13 दिसंबर के दिन, और 13 दिसंबर के दिन जो महत्वपूर्ण काम किया गया वो काम हुआ प्रस्तावना या कह लो उद्देशिका। देखो बेटा, ये फोरम राज हम लोगों के पढ़ाई लिखाई का है ना। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि पढ़ाई लिखाई के बीच में इस तरह के जो है, ठीक है बेटा, बड़े हो गए हो, कंपटीशन देने जा रहे हो, कल को बड़े अधिकारी बनोगे, तो अब उस लहजे से, उस लिहाज से बेटा एटीट्यूड लेकर आओ, ठीक है ना। चलो, तो उद्देशिका प्रस्तुत किया गया, जिसे हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं, कि जो संविधान बनेगा उसमें हम लोगों को क्या क्या चाहिए, क्या उद्देश्य है संविधान के, है ना। जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात को रखा गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका यानी प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया, और उसी पर आपको ये जिसे कहते नहीं है आपका संविधान तैयार किया गया, और 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया, ठीक है। चलो, वैसे अगर देखा जाए तो संविधान का जो प्रथम प्रारूप था वो हमारे BN राव साहब ने तैयार किया, लेकिन जो प्रारूप समिति है ना, जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष का नाम बताओ, चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जल्दी से बताओ बेटा। प्रस्तावना का बेटा जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने USA से लिया, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जल्दी से बताइए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष का क्या नाम था? बहुत बढ़िया कन्हैया, बहुत बढ़िया आरशी, हरिओम बेटा, बहुत बढ़िया कोशिश, राजवीर, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। बाकी लोग देखो, बहुत आसान सवाल है, लेकिन जल्दी से आंसर करना है हम लोगों को, है ना। मेरा सवाल फिर से सुनिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष का क्या नाम था? हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। चलो, बहुत बढ़िया, किरण, कन्हैया, शिप्रा, माधवी, बहुत बढ़िया बेटा। अब ध्यान रखिएगा, ज्योति, शिखा, अंकु, अंजलि, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक। देखो, हमारे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी मैंने बता दिया ना, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो मैंने बताया, हम लोग तो यहां बैठे ही इसी बात को लेकर, ठीक है ना। ध्यान रखना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनाए गए। और डॉक्टर अम्बेडकर को हम लोग संविधान का जनक या पिता कहते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत किया। उन्होंने ढेर सारे संविधान को पढ़ा, देखा, फिर वहां से उनको इकट्ठा किया चीजों को और भारत के संविधान में जोड़ा। तो यही कारण रहा कि हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर को भारत के संविधान का पिता यानी जनक कहते हैं, है ना। चलो भाई, प्रारूप समिति ने 141 दिनों के अंदर जो संविधान का प्रारूप था उसे तैयार कर दिया, उसे प्रस्तुत कर दिया। ठीक, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान संविधान सभा की कुल मिलाकर 11 बैठक या सेशन आयोजित की गई हैं और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के माध्यम से भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया, जिसे एक्सेप्ट कहते हैं, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मसमर्पित किया, यानी संविधान को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, और इसी दिन 26 नवंबर वाले ही दिन 15 अनुच्छेदों को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया, जिनमें से आपका निर्वाचन और संसद जैसे आपके प्रमुख आर्टिकल्स जो हैं वो इस दिन से लागू कर दिए गए। ठीक, चलो भाई, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो 11 ऑफिशियल जो है वो 11 हैं, और ये जो अंतिम बैठक हो रही है ना, इसे भी कुछ किताबों में जोड़ लिया गया तो 12 लिखा हुआ है। ठीक, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत। ऑफिशियली अगर बात करोगे तो वो 11 बैठकें। ठीक है बेटा, हरिओम। चलो, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है, जिसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं और इनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। ठीक है ना, अगर उनके प्रमुख तौर पर नाम ले लिए जाए संविधान सभा में, जो महिलाएं थीं उनके अगर नाम लिए जाएं तो उनमें कुछ बड़े नाम आ जाते हैं, जैसे सरोजनी नायडू हैं, कमला चौधरी जी हैं, है ना, मालती चौधरी हैं, रेणुका राय हैं, सुचेता कृपलानी हैं, विजय लक्ष्मी पंडित हैं, राजकुमारी अमृत कौर हैं, लीला रे हैं, पूर्णिमा बनर्जी हैं, हंसा मेहता हैं, बेगम एजाज रसूल हैं, ये कुछ बड़े नाम। ठीक है, तो 15 महिलाओं ने भी हस्ताक्षर किए और इसकी वास्तविक प्रतिलिपि यानी इसका वास्तविक आज भी हमारे संविधान में रखा हुआ है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसी दिन 24 जनवरी के दिन हम लोगों का राष्ट्रगान जिसे हम लोग जनगण मन कहते हैं, राष्ट्रगीत जिसे हम सब लोग वंदे मातरम के नाम पर जानते हैं, उसको स्वीकार किया गया, अपना लिया गया। और इस संविधान के निर्माण में जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, और कुल मिलाकर 60 लाख रुपए खर्च हुए हैं इस पूरे संविधान के बनने में। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक, अच्छा देखो फिर से एक बार बता देता हूं, जैसे आप लोग करो ना 12 बैठकें हरिओम ने कहा। ठीक, देखो हम लोग अगर 24 जनवरी 1950 वाला अलग कर देते हैं तो 11 बैठकें हैं, और जब 24 जनवरी 1950 को जोड़ दिया जाएगा तो 12 बैठकें हैं। ठीक है, आप कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, आप कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? ठीक, दयाशंकर बेटा गुड इवनिंग। चलो, तो इस दिन बड़े का मतलब 24 जनवरी 1950 को कुछ बड़े काम किए गए। साथ ही साथ एक चीज, अब जो संविधान हम लोगों का बना, इसमें अगर बात किया जाए तो आप देखोगे कि कुल मिलाकर, अच्छा बहुत बढ़िया, अभी तक कांग्रेस में कितनी महिलाएं अध्यक्ष रह चुकी हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो अब एक अच्छा सवाल है भाई, देखिए आपके साथी के बीच से एक सवाल आया, और वो सवाल ये है कि कांग्रेस में कितनी महिलाएं अध्यक्ष रह चुकी हैं? ठीक है ना, तो देखो अगर इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए तो वो नाम हो जाते हैं कुल मिलाकर, ऑफिशियली अगर देखोगे तो वो 2 ही हैं, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। ऑफिशियल अगर बात किया जाए तो वो 2 ही हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल सेशन को, तो जैसे नलिनी सेन गुप्ता साहिबा भी अध्यक्ष के तौर पर रह चुकी हैं। तो इस तरह से अगर आप आंसर देखोगे तो वो हो जाएंगे बिल्कुल सही, वो हो जाएंगे 3 लोग। ठीक है,
बीच में होता है जैसे स्पेशल सेशन किया गया, तो स्पेशल सेशन में जो है, ठीक है। चलो, तो कुल मिलाकर मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। और अगर हम लोग इसी को वर्तमान समय में लेकर चलें तो बताओ बेटा, वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान समय में जल्दी से बताइए, एट प्रेजेंट कितने हम लोगों के आर्टिकल्स हैं? बताओ, आर्टिकल्स टोटल वर्तमान में एट प्रेजेंट आर्टिकल कितने हैं? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। कोई दिक्कत नहीं हरिओम, परेशान मत हो बेटा, हम देख लेंगे और फिर देख कर आंसर बता देंगे आपको, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है बच्चे, किसी क्विज में पार्टिसिपेट किया था? बहुत बढ़िया। चलो, देखो वर्तमान समय में जैसा आप लोग बता रहे हो कि भाई, हाँ बहुत बढ़िया, जैसा आप लोग बता रहे हो 470, तो ध्यान रखिएगा, आज भी भारतीय संविधान में 395 ही अनुच्छेद हैं। ठीक है, आज भी भारत के संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395 ही हैं। लेकिन धीरे धीरे जो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किए गए, तो जितने भी नए अनुच्छेद आए हैं वो बेटा 395 में कहीं ना कहीं ए बी सी डी ई एफ जी एच करके ऐड किए गए हैं, है ना? ए बी सी डी ई एफ जी एच करके ऐड किए गए हैं, तो ओरिजिनली आज भी 395 ही हैं। हम लोगों ने अमेंडमेंट वाले को भी जोड़ दिया, तो फिर ये आपका संख्या 450 के ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। भाग की बात करें तो आज भी आप टोटल कुल मिलाकर, वैसे तो लिखा हुआ 25 भाग है, लेकिन कई सारे पार्ट जो हैं वो आपके निरस्त कर दिए गए हैं। अनुसूचियों की बात करें, शेड्यूल को लेकर अगर बात करते हैं तो ये हो गए हैं कितने अनुसूचियां, बताइए जल्दी से। टोटल आपके शेड्यूल कितने हैं? जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ शेड्यूल कितने हैं? हाँ, जैसे 21A हो गया आपका शिक्षा का अधिकार, बहुत बढ़िया। और आज का हमारे अनुसूचियां हो जाती हैं 12। ठीक है ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, मजा आया, अच्छा लगा। चलो भाई, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन एयर वाले सिस्टम पे चले आते हैं, एमसीक्यू वाले पे चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आ रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक, बहुत बढ़िया बेटा, दयाशंकर, माधवी, मुरली, सना, ज्योति, मनसुख, बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर दिया बेटा। विवेक, है ना? अच्छा, अब जल्दी से बता दो, संविधान सभा की पहली बैठक कहां पर हुई? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो पहली बैठक हो रही है 9 दिसंबर 1946, है ना? फर्स्ट मीटिंग। दूसरी कब हो रही है? 11 दिसंबर 1946। तीसरी कब हो रही है? 13 दिसंबर 1946, है ना? चलो, ठीक, ऐसे ही सवाल पूछे ही जाते हैं, है ना? अब हम लोग इतनी बार इसको रिपीट कर चुके हैं कि हम लोगों को आसान लगने लगा है। बस हम लोग इसी रिपीटिशन को, इसी कॉन्फिडेंस को बनाए रखेंगे, जहां से हम लोगों को सारे के सारे आसान सवाल लगने लगे, और वही हम लोगों के सिलेक्शन का, जिसे कहते हैं अंतिम पायदान हो जाएगा। ठीक है, और दिल्ली में हुए थे, बिल्कुल सही बताया भाई, हमारे हरिओम ने और शिप्रा ने, दिल्ली में हुए। तो 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, जिसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, जो कि स्थायी अध्यक्ष हो गए थे। और ये सभी की सभी मीटिंग जो हुई है वो आपकी दिल्ली में हुई है। ठीक है ना? दिल्ली में बेटा, दिल्ली में हुई थी, सारी बैठकें दिल्ली में हुई हैं। अशोक बेटा, गुड इवनिंग,
खुश रहो, तरक्की करो। चलो भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। अब ध्यान रखो, सवाल का बहुत ध्यान से पढ़कर आंसर करना बेटा। प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा, ठीक है। चलो अब जल्दी से बताओ कि प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। सवाल बहुत ध्यान से पढ़कर आंसर करना बच्चों, है ना, बहुत ध्यान से पढ़कर करना। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी हम लोग ने चर्चा भी किया था। देखो, प्रथम प्रारूप हमारा तैयार किया था बी एन राव जी ने। तो आंसर क्या है हम लोगों का? बी एन राव। ठीक, ध्यान रखिएगा, बी एन राव। आगे चलकर जो प्रारूप समिति बनी, उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बने वो डॉक्टर अंबेडकर बने थे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 11 दिसंबर बैठक और समिति, उपसमिति तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनेगल एन राव यानी बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया और बी एन राव जी ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, मैंने इसीलिए सवाल पूछा भी था और पहला ही ऑप्शन डॉक्टर अंबेडकर था। तो हम लोग अधिकतर डॉक्टर अंबेडकर पढ़ते चले गए और फटाक से हम लोगों ने आंसर कर दिया। ठीक, तो पहला प्रारूप जो तैयार किया गया था वो बी एन राव के द्वारा किया गया था। ठीक है, अरे कहां डरा रहा हूं भाई, मैं तो तुम लोग को बता रहा हूं आंसर, तुम लोग डर रहे हो। चलो, संविधान सभा को बनाने हेतु संविधान सभा, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ठीक है, अब देखो इस सवाल का देखो आंसर ऑप्शन के साथ करना। जब भी ये सवाल आए तो ऑप्शन जरूर चेक करना, तब आंसर करना। हाँ बिल्कुल हरिओम, बिल्कुल सही कहा बेटा, बी एन राव साहब जो हैं, बिल्कुल सही बताया। चलो, बहुत बढ़िया आरशी, शिखा, वेल्डन बच्चे, सबाश, दिलीप बहुत बढ़िया, ज्योति बहुत बढ़िया, मनसुख बहुत बढ़िया, सना शाबाश बेटा, सुधीर बेटा बहुत अच्छे। चलो भाई, तो ध्यान रखना कि हाँ बिल्कुल सही, 11 अधिवेशन यानी कि 11 सत्र आयोजित किए गए थे। ठीक है, संविधान के निर्माण करने में कुल मिलाकर 11 अधिवेशन हुए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्य एक बार पुनः इकट्ठा हुए थे सिर्फ साइन करने के लिए। ठीक है ना, सिर्फ साइन करने के लिए उपस्थित हुए थे। इस दिन उपस्थित सदस्यों द्वारा संविधान में केवल हस्ताक्षर किए गए थे। ये जो हम लोग पढ़ते नहीं 12वां वाला कि 12 सत्र हुए थे, ये वही 12वां सत्र हो जाएगा 24 जनवरी वाला 1950 का। वैसे जहां पर बैठकर चर्चा परिचर्चा संविधान बनाने की बात हुई थी वो सिर्फ 11 ही सत्र हुए थे। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम विधि मंत्री, कानून मंत्री कौन थे? जल्दी से बताइए भाई। हु वॉज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जल्दी से बताओ। जल्दी से आंसर करिए बेटा। फटाफट आंसर करिए, बहुत बढ़िया सना, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक, चलो देख कर आंसर करना बेटा, सवाल पढ़ लो एक बार, सवाल पढ़ लो फिर हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलो भाई, देखो कानून मंत्री की बात कहा जा रहा है। ठीक है, कानून मंत्री की बात कहा जा रहा है। ठीक,
तो ध्यान रखना, कानून मंत्री जो थे भारत के पहले कानून मंत्री, वो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। यानी अगर हम लोग फिर से स्लाइड पर चले जाएं तो देखो आंसर क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कानून के ज्ञाता, कानून बनाया, संविधान बनाया, तो इसीलिए इनको कानून मंत्री या विधि मंत्री बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू साहब प्रधानमंत्री, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर थे। प्रधानमंत्री ये हमारे कानून यानी विधि मंत्री थे। अबुल कलाम आजाद साहब ध्यान रखिएगा, ये शिक्षा मंत्री थे भारत के पहले, एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर। और डॉक्टर बलदेव सिंह या सरदार बलदेव सिंह जो थे, ये हमारे देश के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, पहले रक्षा मंत्री थे, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं रह गया। चलो भाई आगे की बात करते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। खैर अगला सवाल तो खत्म। अब देखो जो बीपीएससी के लिए ग्रेड अप सुपर आपके लिए जो फैसिलिटी लेकर आया है वो है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। इसमें 128 क्लासेस के जो नोट्स होते हैं वो आपको दिए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, मॉक टेस्ट दिया जाएगा, ठीक। जो फैकल्टीज जो आपको बताएंगे, जो आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे, वो आपके एक मैं रहूंगा, मेरे साथ हर्षल सर हैं, वारिस सर हैं, पंकज सर हैं, हिमानी मैम है, अभिषेक सर हैं, वासु सर हैं, ठीक है ना। ये सभी महारथी हैं, ठीक। चलो ऐप पर आपकी ग्रेड अप ऐप पर जो क्लास होती है 11, ये सारी की सारी फ्री क्लासेस हैं आपकी, 11 बजे, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे जो हम लोग कर रहे हैं भी क्लास, और शाम 7 बजे। तो ये आपकी अलग अलग क्लासेस हैं और इनको आप देख सकते हैं, है ना, इनको आप देखते ही हैं और इनसे अपने आप की तैयारियों को ताकतवर बना सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली मुलाकात फिर अगले मंगलवार को हम लोग करेंगे और उसमें किसी और इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया जाएगा। चलो थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। सब लोग ध्यान रखिए अपना, अपनों का ध्यान रखिए और तरक्की करिए भाई।